Hello friends, today we will read about a poem Kubla Khan or a vision in a dream, a fragment. Before we start the poem, we should know about the poet of this poem whose name is S.T. Coleridge. ओके और इस जो पोइम है जो हम रीड करने जा रहे हैं कुबला खान, इस पोइम के दो टाइटल हैं, कुबला खान और एक विज़न इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। ये दोनों अलग अलग टाइटल क्यों हैं इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी इसके बारे में भी पता करेंगे। पहले हम जो इसके पोइट हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जिनका नेम है एस.टी. कॉलरिज और जिनका टाइम पीरियड 1772 से 1834 है। एस.टी. कॉलरिज वॉज इमेजिनेटिव इवन एज ए चाइल्ड। जो एस.टी. कॉलरिज पोइट हैं वो बचपन से ही कल्पनाशील थे। ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज, उन्होंने कैम्ब्रिज में स्टडी की। इन 1797 ही मेट वर्ड्सवर्थ और 1797 में वो वर्ड्सवर्थ से मिले। द टू बिलोंग्ड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। और जो एस.टी. कॉलरिज हैं और जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, दोनों रोमांटिक पोइट्स की जो फर्स्ट जनरेशन है उससे बिलोंग करते हैं। कॉलरिज वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द सुपर नेचुरल एज रियल। और एस.टी. कॉलरिज की जो रचनाएं होती थी वो कैसी होती थी कि वो जो सुपर नेचुरल एलिमेंट को बिल्कुल ऐसा रिप्रेजेंट करते थे रियल के जैसे। और वर्ड्सवर्थ की क्या स्पेशलिटी थी? वर्ड्सवर्थ वो ट्राई टू रेंडर, रेंडर मीन्स होता है वही प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, रेंडर ऑर्डिनरी रियलिटी एज रिमार्केबल एंड स्ट्रेंज। तो वर्ड्सवर्थ की क्वालिटी क्या थी कि वो एक साधारण वास्तविकता को रिमार्केबल और एक स्ट्रेंज तरीके से शो कर देते थे, प्रेजेंट कर देते थे। और एस.टी. कॉलरिज सुपर नेचुरल चीज़ को भी एक रियल चीज़ की तरह से पेश करते थे। ये दोनों में डिफरेंस था एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ में। और इन्होंने साथ में एक पब्लिकेशन भी, एक बुक भी पब्लिश करवाई थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स। ओके, ये दोनों का साथ में एक कंबाइंड वर्क है। बायरन, शेली एंड कीट्स बिलोंग टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। तो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग कौन करता है? एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। और नेक्स्ट जनरेशन से बायरन है, लॉर्ड बायरन जिनको हम कहते हैं, पी.बी. शेले हैं, जॉन कीट्स हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। द जेनेसिस of his poem was a vision seen by Coleridge in a trance-like state of mind। ये जो poem है the Genesis का मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन। इस poem का ओरिजिन क्या है, मतलब ये poem उन्होंने कहाँ से ली है, उनके माइंड में कैसे आया और कैसे इस poem का उद्भव हुआ। तो ये जो poem है, दिस poem was a vision, वो उनका एक सपना था, है ना, जो सपना उन्होंने देखा था, सीन बाय कॉलरिज, कॉलरिज के द्वारा देखा गया सपना। अ ट्रांस द स्टेट ऑफ माइंड, मतलब वो चेयर पे बैठे हुए थे और अचानक से उनकी आंख बंद हुई और उन्होंने एक सपना देखा। ही ट्राइड टू कैप्चर इट्स एसेंस, एसेंस मीन्स होता है समरी। और जैसे उनकी आंख टूटी, उन्होंने उस सपने को रिमाइंड किया और उसका जो सार है उसको लिखने की कोशिश की। एसेंस मीन्स समरी, समरी मीन्स सार, उसका सार लिखने की कोशिश की। बट एन इंटरप्शन कॉज्ड, लेकिन एक इंटरप्शन मतलब बैरियर, बाधा उसमें आ गई। एन इर्रेपरेबल मीन्स जिसको सुधारा ना जा सके, ऐसी बाधा उसमें आ गई। ब्रेक इन इज पोइटिक फ्लो, जिसने उनका जो पोइटिक फ्लो है उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। इसलिए ये जो पोइम है ये एक अधूरी पोइम है ना, क्योंकि उनकी जो इमेजिनेशन थी, जो विज़न उन्होंने देखा था, सपना जो उन्होंने देखा था, उसको लिखने का उन्होंने ट्राई किया, पर उसमें रुकावट आने की वजह से, बाधा आने की वजह से वो इसको पूरा नहीं लिख पाए, इसलिए ये अधूरी पोएम है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अ विज़न इन ए ड्रीम अ फ्रेगमेंट, ये जो नेम है इस पोएम का वो क्यों है। और अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने ये तो बता दिया अ विज़न इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट, ये टाइटल क्यों है, तो अब ये टाइटल भी तो बताओ ना कि कुबला खान क्यों है इस पोएम का जो टाइटल है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। कुबला खान फाउंडेड द मंगोल डायनेस्टी इन चाइना इन द 13th सेंचुरी। चाइना में जो मंगोल डायनेस्टी स्थापित की थी वो किन्होंने की थी? कुबला खान ने की थी 13th सेंचुरी में। ओके, तो यू विल नोटिस दैट, आप ये नोटिस करोगे कि दिस पोइम इज़ इनकम्प्लीट, ये पोइम इनकम्प्लीट है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, और इसके पीछे कारण है।
वो कारण क्या है। अब आपको ये भी पता चल गया होगा इस पोइम का जो नाम है वो कुबला खान क्यों है, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अभी क्लियर हो जाएगा। देयर इज़ ए रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे एक कारण था कि ये पोइम इनकम्प्लीट है। इन 1797 व्हेन कॉलरिज फेल इल, जब 1797 में कॉलरिज बीमार हुए थे, सम मेडिसिन वॉज प्रेस्क्राइब्ड, तो उनको कुछ मेडिसिन दी गई थी, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ विच ही फेल अस्लीप, और जिनकी वजह से वो फेल अस्लीप, सो जाते थे, इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर ही, वाइल रीडिंग अबाउट कुबला खान। तो जब वो कुबला खान के बारे में पढ़ रहे थे तो उन मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट की वजह से वो पढ़ते पढ़ते ही सो गए। इन द 3 hours ऑफ प्रोफाउंड स्लीप, और 3 घंटे की प्रोफाउंड मीन्स डीप या स्ट्रॉन्ग, स्लीप मीन्स नींद, स्ट्रॉन्ग स्लीप या गहरी नींद लेने की बाद ही हैड अ वंडरफुल ड्रीम, उन्होंने उस 3 घंटे की नींद में एक वंडरफुल ड्रीम देखा। ऑन अवेकनिंग ही डिस्टिंक्टली रिकलेक्टेड इट, डिस्टिंक्टली मीन्स होता है क्लियरली, और जागने के बाद उन्होंने वो जो ड्रीम है उसको वापस से रिकलेक्ट किया स्पष्ट रूप से, है ना, एंड बिगेन टू राइट इट डाउन, और इसको लिखना स्टार्ट किया। व्हेन ही वाज इंटरप्टेड बाय ए चांस विजिटर, और उसी टाइम उनको एक चांस, है ना, अचानक से कोई आ जाता है मिलने के लिए, इसकी वजह से वो इंटरप्टेड हो जाते हैं, उनके जो राइटिंग वो कर रहे थे उसमें रुकावट आ जाती है। द पोइम दस रिमेंड इनकम्प्लीट, और इसीलिए जो ये पोइम है ये अधूरी रह गई, और ऐसी ही हम रीड करेंगे। Let's start the poem. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure doom decree. मैं पहले इनकी इंग्लिश टर्म जो हैं वो आपको बता देता हूँ, देन मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा। इन Xanadu did कुबला खान a stately pleasure. stately pleasure का मतलब होता है luxurious in a royal way, मतलब शाही। डूम का मतलब गुम्बद होता है। डिक्री मतलब होता है ऑर्डर देना। ओके, इन Xanadu did कुबला खान ए स्टेटली प्लेजर डूम डिक्री, Xanadu नामक स्थान पर कुबला खान ने एक शाही विलासितापूर्ण गुम्बद बनाने का आदेश दिया। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन थ्रो केवर्न्स मेजरलेस टू मैन डाउन टू अ सनलेस सी। एल्फ एक रिवर का नेम है, सेक्रेड इट मीन्स पवित्र या धार्मिक रिवर जो है, रेन बहना, थ्रो केवर्न्स, केवर्न्स मीन्स होता है एन अंडरग्राउंड हॉलो, इट मीन्स गुफा। मेजरलेस मीन्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, और अगर मैं हिंदी में कहूँ तो अथा। टू मेन डाउन टू अ सनलेस सी, सनलेस मीन्स होता है वेयर द रेज ऑफ द सन डोंट रीच, जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच सकती। ओके, तो कुबला खान ने एक विलासितापूर्ण शाही गुम्बद बनाने का आदेश दिया, वेयर जहाँ पर एल्फ नाम की पवित्र नदी बहती थी। केवर्न मेजरलेस टू मेन डाउन टू अ सनलेस, और अथाह गुफाओं में कंदराओं में होती हुई वो समुद्र में गिरती थी, और इतने गहरे समुद्र में गिरती थी जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच सकती। सो twice 5 miles of fertile ground. Fertile means fruitful means उपजाऊ। Okay, twice means 2 बार। With walls and towers were girdled round. Girdled का मतलब होता है surrounded। और जैसा कि कुबला खान ने आदेश दिया था, सो ट्वाइस माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, ट्वाइस मतलब 5 माइल्स का ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइल्स। तो जो उपजाऊ जमीन थी 10 मील उपजाऊ जमीन को विद वॉल्स एंड टावर्स, दीवारों और मीनारों से, वर गर्डल्ड मीन्स सराउंडेड, घेर दिया गया। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सीनियर्स रील्स, सीनियर्स मीन्स होता है हैविंग मैनी कर्व्स, मतलब घुमावदार। रील्स मीन्स शैलो चैनल्स मीन्स होता है वो कम गहरी सरिताएं या नदियाँ जो बिल्कुल ग्राउंड के सरफेस पर बहती है, जो कि हम फॉरेस्ट में नॉर्मली देख लेते हैं। वेयर ब्लॉसम्ड मीन्स होता है ब्लूम्ड, खिलना। मैनी एंड इंसेंस बेयरिंग मीन्स होता है फ्रेग्रेंट, सुगंधित खुशबूदार।
एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशियंट, एंशियंट मीन्स वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, प्राचीन, एज द हिल्स एनफोल्डिंग, एनफोल्डिंग मीन्स होता है ओपनिंग, है ना, प्रदर्शित करने वाला या प्रदर्शित होने वाला। ओके अब मैं इसका आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सीनियर्स रेल्स, और जहाँ, देयर मीन्स वहाँ, घुमावदार तथा कम गहरी नदियों या सरिताओं से सुंदर लगने वाले बाग थे। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बेयरिंग ट्री, जहाँ बहुत से सुगंधित फले फूले वृक्ष थे। एंड हियर, और यहाँ, वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, पहाड़ियों जितने प्राचीन पुराने जंगल थे। एंड फोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, जहाँ या जिनमें कहीं कहीं सूर्य की किरणों से प्रकाशित हरियाली प्रदर्शित होती थी। बट ऑफ दैट डीप रोमांटिक चेज्म, चेज्म मीन्स होता है अ डीप क्रैक, इट मीन्स अ गहरी घाटी, विच स्लैंटेड, स्लैंटेड मीन्स होता है तिरछा आना, केम स्लैंटिंग, तिरछा आना, डाउन द ग्रीन हिल, अथवाट, अथवाट मीन्स अक्रॉस, आर पार, अ सेडन, सेडन जो है वो देवदार के वृक्ष को हम कहते हैं। अ सैवेज प्लेस, सैवेज मीन्स वेरी ओल्ड फैशन्ड, है ना, पुराना या पुरातन जिनको हम कहें। एज हॉली एंड एनचेंटेड, हॉली पवित्र आप जानते हैं, एनचेंटेड मीन्स होता है मैजिकल, आकर्षक, जो आपको सम्मोहित कर दे ऐसा दृश्य। एज अ बीनीथ अ वैनिंग मून, वैनिंग मीन्स फेड, जो कि अब जो चंद्रमा जो धुंधला सा पड़ जाता है, फेड मून। वॉज हॉन्टेड, हॉन्टेड मीन्स होता है डरावना, भयावह। बाई वुमन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर, वेलिंग, वेलिंग मीन्स होता है क्राइंग, विलाप करना। डेमन, डेमन मीन्स होता है जायंट, GIANT, जायंट, लवर, इट मीन्स जायंट मीन्स दैत्य, है ना, राक्षस जिसको हम कहें। But of that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a sudden cover, लेकिन अरे वह गहरी अद्भुत दरार जो कि देवदार के वृक्षों के एक आवरण से आर पार होकर नीचे हरी भरी पहाड़ी पर तिरछी पड़ रही थी। अ सैवेज प्लेस, एक पुरातन जगह पर, पुरानी जगह पर, एज हॉली एंड एनचेंटेड, जो कि पवित्र थी एंड आकर्षक थी। एज एवर बीनीथ अ वैनिंग मून, चंद्रमा के नीचे जो धुंधला पड़ गया, फेड चंद्रमा के नीचे, चांद के नीचे, एक स्त्री के अपने प्रेमी जो कि एक दैत्य है उसके लिए रोने की वजह से, क्राइंग करने की वजह से, वॉज हॉन्टेड, वो जो सीन है जो इतना आकर्षक है, इतना पवित्र है, वो भी डरावना, भयावह हो गया था। एंड फ्रॉम दिस चेज्म, चेज्म मीन्स अ डीप क्रैक, एक गहरी दरार। सीजलेस, सीजलेस मीन्स कंटिन्यूस। टर्मोइल, टर्मोइल मीन्स होता है अपहीवल, मीन्स उथल पुथल। सीडिंग, सीडिंग मीन्स मूविंग अराउंड क्विकली एंड वायलेंटली, आक्रामक रूप से गति करना। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स, इन फास्ट थिक पैंट्स मीन्स होता है तेजी से। वर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स हाफना। अ माइटी, माइटी मीन्स पावरफुल। फाउंटेन मीन्स फंवारा। मोमेंटली, मोमेंटली मीन्स एट दैट मोमेंट, उसी क्षण। वॉज फॉर्स्ड, फॉर्स्ड का मतलब होता है कंपेल्ड, कंपेल्ड मीन्स बाध्य किया गया। अमिट, उसी बीच। हुज स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स क्विक, तेज। हाफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मीन्स होता है इरेगुलर, इरेगुलर मीन्स अनियमित। बस्ट, ह्यूज फ्रैगमेंट्स, ह्यूज मीन्स बड़े, फ्रैगमेंट्स मीन्स पीसेस, टुकड़े। वॉल्टेड, वॉल्टेड मीन्स होता है अर्धचंद्राकार, सॉरी अर्धवृत्ताकार, नॉट चंद्राकार, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, वॉल्टेड। लाइक रिबाउंडिंग हेल, तो रिबाउंडिंग मीन्स होता है बाउंसिंग बैक, उछलते हुए, रिबाउंडिंग मीन्स बाउंसिंग बैक, उछलते हुए। हेल, हेल मीन्स राउंड बॉल्स ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जिसको हम कहें ओले। और शेफी ग्रेन, शेफी ग्रेन मीन्स होता है ग्रेन विद इट्स आउटर कवरिंग। बीनीथ द थ्रेशर, थ्रेशर मीन्स वन हु थ्रेशेस ग्रेन। एंड फ्लेल, फ्लेल मीन्स होता है अनाज गाने की या जो अनाज निकालने की मशीन होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेल।
And amid these dancing rocks and once and ever it flung up. Flung up means होता है अपीयर, प्रकट होना अचानक से, मोमेंटली द सेक्रेट रिवर. ओके, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ. एंड फ्रॉम दिस चेज्म विथ सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, और इस दरार से लगातार उथल पुथल आक्रामक रूप से उठ रही थी. एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट क्विक पैंट्स वर ब्रीदिंग, जैसे कि जो पृथ्वी है वो तेजी से हाफ रही हो. अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फॉर्स्ड, उसी क्षण एक शक्तिशाली फंवारा अमिड ह्यूज स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बर्स्ट फूट पड़ा, और जिसके अनियमित रूप से फूट पड़ने से ह्यूज फ्रैगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल, जो बड़े बड़े विशाल टुकड़े हैं वो उछलते हुए ओलों की तरह, और शेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, अनाज गाने की मशीन के नीचे भूसा युक्त अनाज के उछलते हुए दानों की भांति अर्धवृत्त का आकार बना रहे थे. एंड अमिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, और इन नाचती हुई चट्टानों के बीच में तुरंत और हमेशा के लिए पवित्र नदी उसी क्षण प्रकट हो गई. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको पूरी पोएम को एक साथ पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. सो इस पोएम के मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेके आऊँगा. तो दिस इज़ ओनली पार्ट 1, एंड इफ़ यू वांट टू कंप्लीट दिस पोएम देन यू शुड सी द पार्ट 2 ऑल्सो. सो प्लीज़ आप पार्ट 2 को भी देखें. थैंक यू.